की नुमाइंदगी जो है उसको मौका दिया जाए और पार्लियामेंट को तब ताकत मिल सकती है। आप देखें कि बलूचिस्तान की इश्यूज क्या है। आपने कभी उधर जो है ना, अगर आप उसको अपनी नुमाइंदगी नहीं देती, आप उसके हुकूक नहीं देती, आप अख्तर मेंगल जैसे एक पाकिस्तान और आइन के ऊपर यकीन रखने वाले के ऊपर, उनकी पूरी पार्टी के ऊपर पर्चे करे। 1700 लोगों के ऊपर पर्चा हुआ, लोगों को गिरफ्तार किया गया। हमारा आदिल बादई जो एमएनए है यहां से बैठा हुआ इधर, उसके घर पे चापे पड़ रहे हैं। वो पुलिस और इंतजामिया उस पे लगे हुए कि कैसे पीटीआई को तोड़े, कैसे पीटीआई को कमजोर करे। और इसकी जो असल काम है कि वो सिक्योरिटी दे, तहफ्फुज़ दे, अमन कायम करे, उस पे मुकम्मल तौर पर नाकाम है। तो इस मौके पे पीटीआई समझती है कि इस वक्त ये सब मामलात जो हो रहे हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल किरदार की वजह से हो रहे हैं। मुल्क में न कोई आइन रहा, मुल्क में न कोई आइन रहा, न कोई कानून रहा, न किसी इदारों के कोई रिस्पेक्ट है। अभी आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आपके ताल्लुकात ईरान के साथ जो आपकी खारिजा पॉलिसी है, आपने अपने खारिजा पॉलिसी को रिविजिट करना होगा। आपकी ईरान के साथ ताल्लुकात खुशगवार नहीं। आपने अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात बनाए और जिस तरह वहां ट्रीटमेंट हो रही है वो इंतहाई अफसोसनाक है। आपको बिल्कुल आपको कंसर्न है, आपकी इश्यूज हैं, आप समझते हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा। हमारी भी कंसर्न है बहुत चीजों पे, लेकिन उसके लिए आपके पास डिप्लोमेटिक चैनल मौजूद हैं। आप डिप्लोमेटिक चैनल को इस्तेमाल करें, अपने दोस्त ममालिक को इस्तेमाल करें, ताकि ये जो इस वक्त जो सूरत हाल चल रहा है उसके मुज़ाकरात से टेबल के ऊपर उसके मामलात को हल किया जाए। ना कि आपने जो है ना, पहली दफा ये हुआ कि इस वक्त जो बॉर्डर पे, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे और खासकर तुर्कमुस इलाकों पे लड़ाई चल रही है, और वहां के जो बिजनेसमैन है, जो हमारे इलाके का बिजनेस है, कारोबार है, पेशावर का तो सारा ज्यादा से ज्यादा दारोमदार जो है ना वो अफगानिस्तान के ऊपर है। उधर से ज्यादा हमारा कारोबार होता है। हमारा ज्यादातर राबिता जो ये एक तारीखी तौर पर ये रूट, ये तो समरकंद, बुखारा, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, रशियन स्टेट, ये यहां तिजारत के लिए आते थे और हमारी इकोनॉमीज पे चलती थी। हमने अपने दौर में ये कोशिश की कि पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड के अंदर एक शिक इजाफा किया, जिसमें हमने ये तय किया कि हमारे ट्रांसपोर्ट जो है ना वो सेंट्रल एशिया तक जाएगा और रशियन स्टेट तक जाएगी। और उस वक्त आप देखें कि हमारे एक्सपोर्ट कितने बढ़े। उस वक्त हमारे एक्सपोर्ट तकरीबन 1.7 बिलियन तक पहुंचे। इस वक्त हमारी जो ईरान के साथ तकरीबन $1 बिलियन और रशियन स्टेट और सेंट्रल एशिया के साथ ये मिला के तकरीबन $5 बिलियन बनते हैं। आज वो कारोबार बंद है। इसके मसाइल क्या आ रहे हैं? बेरोजगारी बढ़ रही है, मायूसी बढ़ रही है, नौजवानों में नाउमीदी बढ़ रही है। आप अब अगर उन इलाके के लोगों के रोजगार भी छीने और फिर आप ये कहें कि भाई रूट काजेज ये हैं कि आपके जो जो बॉर्डर्स हैं उसका एहतराम करें और जो मामलात है वो मुज़ाकरात पे हल करें। जनाब चेयरमैन, इस वक्त सबसे बड़ा मसला वो सिक्योरिटी, खासकर जो है ना ये दो सूबों में और बलूचिस्तान जो हमारा फाटा एरिया, जो मर्ज एरिया है, और इस पार्लियामेंट भी कमिटमेंट की थी और 18 अमेंडमेंट के बाद जो कि एक एग्रीमेंट हुआ था फाटा के साथ कि 1000 बिलियन 1000 बिलियन रुपए जो वहां के डेवलपमेंट पे लगाए जाएंगे। आप रिपोर्ट मंगवा के देखें इस वक्त कितनी जो है ना उधर डेवलपमेंट हुई, कितना पैसे इधर इस्तेमाल हुआ है। आप जानबूझकर छोटी सूबों को जो है ना महरूम रख रहे हैं। आप जानबूझकर जो है ना उसको उस तरफ धकेल रहे हैं कि खुदा न ख्वाह पाकिस्तान के खिलाफ वो काम करे। और आज ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना डिफेंस मिनिस्टर है, वो जिस तरह बयान कर रहा है कि सब कुछ पीटीआई की वजह से हो रहा है, ये सब कुछ तुम्हारी नाली की वजह से हो रहा है। तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, तुम्हारे अंदर वो सलाहियत नहीं है। चाहिए तो ये कि इस मामले पे हम किसी तौर पर, हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। हम अपने इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। हम एक मजबूत पाकिस्तान,
ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ سب سے مضبوط ادارہ ہونا چاہیے اور وہ پارلیمنٹ جو کہ حقیقی عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ ہو اور سارے فیصلوں کا اختیار اس کے پاس ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ جب تک عدلیہ انصاف نہیں فراہم کرے گی، جب تک عدلیہ کو جو جس طرح کمپرومائز کیا گیا اور 26ویں آئینی ترمیم کی آڑ میں جس طرح عدلیہ کے اوپر اٹیک کیا گیا اور اس کو مینیج کیا گیا، وہ قابل مذمت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک عدلیہ مضبوط نہیں ہوگی، آزاد نہیں ہوگی، انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی، تب تک یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ آپ نے اپنی عدالتی نظام کو مزید مضبوط کر رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارا جتنی بھی ادارے ہیں وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں جو اس کا کام نہیں ہے۔ تمام اداروں کو اپنے آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام کرنا چاہیے۔ آج اگر یہ انٹیلیجنس فیلیور اس لیے ہے کہ ان کا کام زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ملائن کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے، اس کو کمزور کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے، حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ آج بتاتے، آج وہ ایک روڈ میپ دیتے، وہ بتاتے کہ ہم اس سچویشن سے کیسے نکلیں گے۔ بلاول صاحب نے بات کی، میں گزشتہ دنوں آپ کے شہر کراچی گیا تھا اور پھر حیدرآباد کا بھی وزٹ کیا، لیکن بہت افسوس ہوا وہ کراچی جو روشنیوں کا شہر ہے، جس کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، جتنا بدحال ٹرانسپورٹ کا نظام، جتنا میں نے ادھر دیکھا مجھے بہت افسوس ہوا۔ اور میرے خیال میں پیپل پارٹی وہاں سے گزشتہ 15-20 سال سے حکومت میں 15-20 سال سے حکومت میں۔ میں حیدرآباد گیا، ادھر بھی کوئی میں نے دودھ کی نہریں بہتی ہوئی نہیں دیکھی۔ جو سندھ میں ایسا حال ہے کہ شاید یہاں تو کوئی حکومت ہی نہیں ہے، وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ بلاول صاحب کو ہماری بات بھی سننی چاہیے تھی کہ جو آپ کا علاقہ ہے اس کی حالت یہ ہے کہ وہاں جو سندھ اور خاص کر کراچی، باقی تو چھوڑو، کراچی کا جو حال ہے، یعنی کراچی کی روڈیں، کراچی کا پورا انفراسٹرکچر تباہ برباد، کراچی روشنیوں کا شہر ہے، اس کو جو اس کا حق ہے اس کا حق نہیں ملا۔ اور جو اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ کیدی نمبر 804 کی بات ہم ضرور کریں گے، ہر وقت کریں گے، ہر موقع پہ کریں گے، اور کیوں نہ کریں۔ آپ نے کیدی نمبر 804 عمران خان کو آپ نے ناجائز طور پر جیل میں رکھا، اس کے خلاف ناجائز پرچے کاٹے اور غیر قانونی طور پر اس کے خلاف پروسیڈنگ ہو رہی ہے، اور جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ کئی اور سے ہو رہے ہیں، ادھر امپلیمنٹ ہو رہے ہیں۔ یعنی ملک میں اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے، اس ملک کے لیے سب سے بڑا انہوں نے ورلڈ کپ جیتا، بہت بڑی عزت دی، اس ملک کے لیے شوکت خانم اسپتال بنایا، وہ ایک سیلیبریٹی ہے۔ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا نام، سب سے بڑا کردار اور ایک تاریخی کردار جو ہے عمران۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں قومی اسمبلی سے، اسد کیسر قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جان بوجھ کر چھوٹے صوبوں کو محروم رکھا جا رہا ہے۔ اسد کیسر نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے لیے ہم سب کو متحد ہونا چاہیے۔ ہم کے ساتھ کیا لینا، یہ کہتے ہیں مہنگائی ختم ہو گئی، آئے نا چلتے ہیں بازار میں دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے۔ آج روزہ بازار میں دیکھیں کیا پوزیشن ہے، لاہور میں دیکھیں، آپ کراچی میں دیکھیں، پتہ چل جائے گا۔ چینی کی جتنی بھی ہے تمام چیزیں آپ بازار میں، یہاں وہی باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے میرا مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے اس قسم کی صورتحال کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ نیشنل کنسنسس بنائی جاتی، نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل کرایا جاتا، اور جو ادارے اس وقت سیاست میں ملوث ہے وہ اپنے کردار پہ توجہ دے، اپنے کردار سے، اور خواجہ صاحب کا میں نے کہہ دیا اگر اس کے اندر کوئی بھی شرم حیا ہو تو اس کو جو ہے استعفا دینی چاہیے۔ وہ چلا گیا اور اس کی ساری تقریر وہ بوجھ اور خسد کی بنیاد پہ وہ ساری تقریر کر رہا تھا۔ میں ایک اور پوائنٹ کی طرف جو ہے نا جناب چیئرمین توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اس وقت جو ہے نا ایک اور بھی فیصلہ ہوا ہے کہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کے خلاف جو ہے نا ایک کریک ڈاؤن یا اس کو نکالنے کا ایک عمل شروع کیا جا رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی
इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वो जिस भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, बेशक उनके खिलाफ जो है ना जो कानून के मुताबिक अमल होना चाहिए वो होना चाहिए। लेकिन ये मुसलसल इस तरह एक कैंपेन शुरू हो जाती है और पुलिस वालों की जो है ना वारे निहारे हो जाते हैं। यहाँ बेचारे जो है ना वहाँ एक जंगज़दा मुल्क है, एक तरफ आप इस तरह की हरकतों से आप वहाँ एक मुस्तकिल दुश्मन बना रहे हैं। आप बेशक जो भी कानून के अंदर है, जो भी रूल्स के मुताबिक आप करें, लेकिन अगर कोई इस किस्म का कैंपेन बनाया जाता है कि जो इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी हो, पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी हो, तो हम इसकी भरपूर तरीके से जो मजम्मत करेंगे। और हम समझते हैं कि इस मामले में तमाम स्टेक होल्डर को, और ख़ासकर जो बलूचिस्तान और KPK की जो हुकूमत है, इनको ऑन बोर्ड रखा जाए। ये जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आप एक नया, एक तरफ तो आपकी वैसी भी हालत जंग में है, लेकिन आप एक नया इशू ऐसा कर रहे हैं कि खासकर जिस सूबे से हमारा ताल्लुक है, तो वहाँ तो जीना हराम हो जाएगा, वहाँ तो हम एक आग में फेंक रहे हैं। आप अगर कोई अनलॉफुल काम करेंगे, इलीगल काम करेंगे, तो फिर तो इसके असरात हम ही भुगतेंगे। हम एक मजबूत पाकिस्तान देखना चाहते हैं, हम पाकिस्तान मजबूत इदारे देखना चाहते हैं। हम समझते हैं कि आइन के अंदर रहते हुए जिस इदारों का जो किरदार है, उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए, और उसको जो उसका हक है, जो उसकी लिमिटेशन है, वो अपने लिमिटेशन के अंदर रहते हुए अपना किरदार अदा करे। मैं सिर्फ इतना कहूँगा आखिर में कि जो हमारे खारिजा पॉलिसी, खासकर जो बॉर्डर्स के साथ हमारे ताल्लुकात है, ज़रूरत इस बात की है कि इसको रिविजिट किया जाए। और उसमें लाहौर तो माशाल्लाह हमने देखा है, और लाहौर की भी हालत हमने देखी है, वो भी हमें मालूम है। वो हमारी हुकूमत में बेहतर बन गया था। नो क्रॉस टॉक प्लीज। I won't allow the cross talk, please. इस वक्त लाहौर सिर्फ देखा नहीं है, जीता भी है। इस वक्त जो है अली मोहम्मद खान साहब, इस वक्त अगर आप भी इस तरह करेंगे तो फिर कौन आएगा? इस वक्त जनाब चेयरमैन, इस वक्त जो अमन अमान की सूरत हाल बलूचिस्तान और आपकी सूबे सिंध में भी जो कच्ची के डाकुओं का राज है, और कच्ची के डाकुओं से लोग तंग है, और पंजाब में भी जो कच्ची के डाकू है, इसके लिए एक कलेक्टिव डिसीजन करना चाहिए। और सही मानों में ज़रूरत इस बात की है कि इसके लिए नेशनल कंसेंसस पैदा की जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए असद कैसर साहब, मैंने आपका माइक एक बार भी बंद नहीं किया, आपको कुछ याद आया नहीं आया? ये वक्त बदलता रहता है। रेजोल्यूशन पेश करना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं अपने जो है, देखिए फिर अब इस तरह आप कहेंगे तो जब आप जी आप हफीज भाई थोड़ा इत्मीनान तसल्ली रखें, सब हो जाता है। देखिए अगर हम वो अडॉप्ट करें तरीका जो आपने रोशनास कराया था, तो उसमें सारी